हेलो दोस्तों, कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भाग 5 अर्थात संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। याद रखना, संविधान का जो भाग 5 और 6 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। संविधान से आने वाला लगभग आधा या उससे अधिक क्वेश्चन इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं। इसलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू एकदम ध्यान से करना है। शुरुआत हम राष्ट्रपति से करेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद, फिर संसद। ऐसे क्रमवार हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कौन कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखो, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। बी ऑप्शन है, संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य। उसके बाद है सी ऑप्शन में, संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि ये जो निर्वाचक मंडल है ना, इसमें कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, याद रखना, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है ना, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 54 में। ठीक है, इसमें आपको निर्वाचक मंडल का उल्लेख देखने को मिलता है। और निर्वाचक मंडल किसे बोला जाता है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार रखते हैं ना, उसको बोला जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। ठीक है, इसमें कौन-कौन शामिल होता है अब देखो। तो देखिए, जो निर्वाचक मंडल होता है ना, उसमें संसद के दोनों सदन, ठीक है ना? चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन के केवल निर्वाचित सदस्य ही क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। वैसे ही राज्य में जो विधान मंडल होते हैं, या यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है व्यवस्थापिका, उनमें का उसमें का केवल जो विधानसभा होता है ना, विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन ए क्या बोला है, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात तो हो ही रही है। संघीय संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया। राज्य विधानसभा बोला है, तो ठीक है, विधानसभा के ही सदस्य क्या करते हैं, मत देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया गया है, सभी सदस्य। तो याद रखना, सभी सदस्य मत नहीं देते। केवल कौन मत देंगे, जो निर्वाचित होते हैं ना, वही मत देने का अधिकार रखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है ना। बी ऑप्शन देखो क्या बोला है, संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य। तो याद रखना, जो संघीय संसद है वहां तक तो ठीक है। राज्य व्यवस्थापिकाओं का, तो देखो राज्य व्यवस्थापिका में ना विधानसभा शामिल रहता है, और एक रहता है आपका विधान परिषद। ठीक, कोई कोई राज्यों में रहता है, सभी राज्यों में नहीं रहता। तो याद रखना, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है ना, उसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं रहते। तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद सी देखो, संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये वाला तो ठीक है, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कौन सा शब्द यूज किया गया है, राज्य व्यवस्थापिकाओं। तो राज्य व्यवस्थापिकाओं में तो दोनों शामिल रहता है, लेकिन निर्वाचक मंडल में केवल विधानसभा के सदस्य ही शामिल रहते हैं। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यही आंसर होगा हमारा। देख लो, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या दिया है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। ठीक है, कारण देख लो, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ठीक है ना। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको पता है, सिमिलर ही रहता है सब में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कथन बोल दिया है भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही होता है राष्ट्रपति का, याद रखना। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों द्वारा चुना नहीं जाता। जहां पर प्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिक किसी को चुनते हैं ना, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाता है। ठीक, जैसे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, लोकसभा सदस्य इनको क्या होता है, आम लोग इनको चुनकर भेजते हैं। वैसे ही विधानसभा सदस्य होते हैं, इनको आम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, मत देते हैं और इनको चुनते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। ऐसी गांव में जाओगे तो पंच का चुनाव हो गया या सरपंच हो गया, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लेकिन याद रखना, जब यही विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य जिसको आप चुनकर भेजे हो,
ये लोग क्या करेंगे, मत देकर किसी व्यक्ति को चुनेंगे ना, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति को, तो ये कहलाता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट आप राष्ट्रपति को निर्वाचित नहीं कर रहे हो, आपके बेसिस पर आपके द्वारा चुने हुए लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। इसलिए कोई किस प्रकार का चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, कथन सही है। उसके बाद देखो कारण में क्या बोला है, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, ठीक, बिल्कुल हमको पता ही है, आर्टिकल 54 मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूं, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन को मिलाकर बोल रहा है, और राज्यों की विधानसभाओं, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, ठीक, तो बिल्कुल सही है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल रहता है, संसद के दोनों सदन के सदस्य रहते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। उसके बाद जो विधान मंडल होता है ना, राज्यों के विधान मंडल, उनमें से केवल विधानसभा के सदस्य शामिल रहते हैं, और इन दोनों में के जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं ना, वही शामिल होता है, ठीक। यहाँ राज्य को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य में याद रखना आपको दिल्ली, पुडुचेरी और अब जो जम्मू कश्मीर है वहां के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल रहेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो कथन और कारण दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक है, एक संसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति चुना जा सकता है, परंतु ऑप्शन देखो क्या क्या है, अपने निर्वाचन से 6 माह के भीतर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन बी है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। उसके बाद है सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। डी ऑप्शन है, एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। देखो क्या क्या सही है, तो बोला क्या गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संसद या विधानसभा का सदस्य, कोई भी हो, कोई सांसद हो, राज्यसभा का सांसद हो या लोकसभा का सांसद हो या विधानसभा का कोई सदस्य हो, वो राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है, निर्वाचित हो जाता है, चुनाव में जीत जाता है। उसके बाद क्या होगा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अपने निर्वाचन से 6 माह के भीतर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। बी देखो, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है, याद रखना, ये सब लाभ का पद माना ही नहीं जाता संसद या विधानसभा के सदस्यों को, ठीक है, इसलिए उसे त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा, वो सांसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन देखो, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही कोई व्यक्ति जो सांसद सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है ना, तो निर्वाचित होने के बाद उसको क्या करना रहता है, अपना पद छोड़ना रहता है निर्वाचित होने के बाद और शपथ से पहले, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो, अगर वो निर्वाचित होने के बाद भी अपना सांसद सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता नहीं त्यागता तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, जैसे ही वो अपने पद की, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, उसकी सदस्यता, सांसद सदस्य या विधानसभा की सदस्यता ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डी तो हो ही नहीं सकता, एकदम ऑब्वियस है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो क्या पूछा है, यदि भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन है भारत का विधि मंत्री, और डी ऑप्शन है भारत का गृह मंत्री, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में ना जो राष्ट्रपति का पद होता है ये कभी भी रिक्त नहीं हो सकता, ये पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। तो अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसकी आकस्मिक निधन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में ना जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, इसको क्या बना दिया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति,
ठीक है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन आ सकता है जब राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो, रिक्त हो। याद रखना, ऐसे कंडीशन एक बार हुआ भी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जब दोनों पद रिक्त होते हैं ना, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो याद रखना। और इसका उल्लेख अगर देखेंगे, देखो जो उपराष्ट्रपति है ना, ये आर्टिकल 65 के माध्यम से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। इसका कोई उल्लेख किसी आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, संविधान के कोई आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए संसद ने एक अधिनियम पारित किया है। ठीक है, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। ठीक, 1969। यह अधिनियम के माध्यम से क्या होता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तब। अब देखो, एक कंडीशन ये भी आ सकता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, सीजीआई है, हो सकता है इसका पद भी क्या हो, रिक्त हो। तो इस कंडीशन में याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ सीनियर मोस्ट जो जज होंगे उसको क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। और ये वाला जो दो मैं बताया हूं, इसका उल्लेख किसमें है, ये जो अधिनियम 1969 में संसद द्वारा पारित किया गया था। याद रखना, अधिनियम कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि उसका उल्लेख किसी आर्टिकल में नहीं है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया गया है। ठीक है, देखो ऑप्शन, उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से। बी देखिए, बी ऑप्शन, उपस्थित एवं मत देने वालों के साधारण बहुमत से। सी ऑप्शन देखो, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से। और डी ऑप्शन है, उपस्थित एवं मत देने वालों के 3/4 बहुमत से। ठीक है, ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया जाए। मतलब महाभियोग संकल्प में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन सा बहुमत चाहिए, ये पूछा गया है ना, किस प्रकार का बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3 बहुमत, तो याद रखना ये तो नहीं होता। ठीक है, ऐसा बहुमत नहीं चाहिए रहता, जिसे विशेष बहुमत बोला जाता है। इस प्रकार के बहुमत पर राष्ट्रपति पर महाभियोग संकल्प पारित नहीं होता। उसके बाद देखो, उपस्थित एवं मत देने वालों का साधारण बहुमत, ये भी गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, सदन के कुल सदस्यों के संख्या के 2/3 बहुमत, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, संसद में कुल सदस्य कितने रहते हैं, ये होता है लोकसभा में अगर देखा जाए तो 543 ये कुल सदस्य है। राज्यसभा में देखा जाए तो इसमें कुल सदस्य कितने रहेंगे, 245। याद रखना, अभी ये नहीं देखा जाता कि कौन निर्वाचित है कौन मनोनीत है। यहां पर जो भी सदस्य हो सभी को मत देने का अधिकार होता है, प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार रहता है। तो यहां पर देखो, यहां 233 आपका क्या रहता है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 12 क्या रहते हैं, मनोनीत रहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, याद रखना। तो इसको बोला जाता है कुल सदस्य। कुल सदस्यों का क्या रहेगा, 2/3 बहुमत। ठीक है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित या मत देने वालों का 2/3 बहुमत नहीं होता। इसी को बोला जाता है पूर्ण बहुमत। इसी को क्या बोला जाएगा, पूर्ण बहुमत बोला जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव रहता है वो पूर्ण बहुमत से पारित होता है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए कौन कौन सा कथन दिया है। अलग अलग राज्यों के लोकसभा सांसदों का मत मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, सेकंड कथन देखो, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों का मत मूल्य समान होता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मतदान करते समय सभी उम्मीदवारों के लिए वरीयता निर्धारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, इस पे सब चीज क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखिए क्या बोला है, किससे संबंधित है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित। इसका उल्लेख आपको कहां मिलेगा, आपका
जो आर्टिकल 55 है इसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा एक अधिनियम भी है, आपको याद रखना कौन से आर्टिकल में उल्लेख है उसको। ठीक, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, अलग अलग राज्यों के लोकसभा सांसदों का मत मूल्य अलग अलग होता है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है। ये कैसे गलत स्टेटमेंट है, देखो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, इनका मत मूल्य निकाला जाता है वहां की जनसंख्या को विधानसभा के सदस्यों, इसके सदस्यों की संख्या और उनके उनको 1000 से गुना करने के बाद जो संख्या आएगी इससे डिवाइड करने से। ठीक है ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे, तो किस क्या निकलता है, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकल गया, उसके बाद सभी राज्यों के, सभी राज्यों के जो विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य रहता है ना, उसको मिलाकर सांसद के सांसदों के कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तब क्या निकलेगा, सांसदों का मत मूल्य, ध्यान रखना। ठीक, तो विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकलता है, उस राज्य का, जिस राज्य के विधानसभा का सदस्य है उस राज्य के जनसंख्या को विधानसभा सदस्यों की संख्या से डिवाइड करना है और उसे फिर से 1000 से डिवाइड कर देना है, तो विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकलता है। तो विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये सही है। लेकिन याद रखना, जब सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है ना, तो सभी राज्यों के जो विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य है उसको मिला दिया जाता है और उसको सांसदों की कुल संख्या, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा ये दोनों शामिल रहते हैं, इससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये निर्वाचित सदस्य रहेंगे याद रखना, उससे डिवाइड किया जाता है, फिर जो है मत मूल्य निकाला जाता है। तो जो सांसदों का मत मूल्य रहेगा वो सभी राज्यों के सांसदों के लिए समान होता है, अलग अलग नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों का मत मूल्य समान होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, दोनों सांसदों का मत मूल्य इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है और दोनों का मत मूल्य क्या रहेगा, समान रहेगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखो, मतदान करते समय सभी उम्मीदवारों के लिए वरीयता निर्धारण करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है, देखो जब कोई भी मतदाता राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने जाता है ना, तो उसको एक मत पत्र दिया जाता है जिसमें सभी उम्मीदवारों का नाम लिखा रहता है, ऐसे 1 2 3 जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उसका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप मत देने जाओगे ना, तो याद रखना आप किसी एक के नाम के आगे ठप्पा लगा के नहीं आना है, चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग वाला, आप क्रम निर्धारित कर सकते हो। जैसे जो पहला ABC 3 लोग उम्मीदवार हैं, तो आप क्रम निर्धारित करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से क्रम निर्धारित किया जाता है। लेकिन ये एकदम आवश्यक नहीं है, आपको केवल एक व्यक्ति को ही जिताना है, आप इसके अलावा और किसी को नहीं चाहते, तो आप इसी पर 1 लिख के आ जाओ, बाकी को कुछ मत लिखो तब भी चलेगा। तो यहां पर वरीयता निर्धारण तो ठीक है, निर्धारित करोगे वहां तक ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है, याद रखना। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में केवल कथन 2 सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत नहीं दे सकता। ऑप्शन क्या क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है ना, तो क्या बोला गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत नहीं दे सकता। कौन मत नहीं दे सकता, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मत कौन दे सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कौन दे सकता है, लोकसभा सांसद, निर्वाचित सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सांसद मत दे सकते हैं। वैसी राज्यसभा के निर्वाचित सांसद मत दे सकते हैं, वैसी राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं अर्थात जो विधायक होते हैं वो मत दे सकते हैं। ठीक है, यही तीनों लोग क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। तो देखो जो लोकसभा सदस्य अध्यक्ष होते हैं ना, वो क्या रहता है, लोकसभा का एक सांसद होता है, तो मत दे ही सकता है। उसके बाद राज्यसभा का जो सभापति, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, याद रखना पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए जो राज्यसभा का सभापति है ये मत नहीं दे सकता। ये राज्य देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है क्या, नहीं होता, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, हालांकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए जो राज्यसभा का सभापति रहेगा ये मत नहीं दे सकता। लोकसभा का उपाध्यक्ष ये भी क्या रहता है, लोकसभा का सांसद रहता है। राज्यसभा का उपसभापति ये राज्यसभा का सांसद होता है। तो ये सब मत देंगे, केवल कौन मत नहीं दे सकता, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता नहीं है? ठीक है, देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है भारत का नागरिक हो। बी ऑप्शन देखो वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सी ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। डी ऑप्शन है अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से संबंधित। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है पूछा जाए तो याद रखना ये है संविधान के आर्टिकल 58 में, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता बताया गया है। और पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, एकदम अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये तो है ही, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा योग्यता नहीं है पूछा, ठीक है ना। उसके बाद है सेकंड, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। 35 वर्ष की आयु चाहे राष्ट्रपति के लिए हो या उपराष्ट्रपति के लिए हो, दोनों के लिए ये दोनों कॉमन होते हैं। याद रखना, भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद देखो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, राष्ट्रपति के लिए ये योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। वहीं आप वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के लिए देखोगे तो इसके लिए है राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ये वाला उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए योग्यता है। उसका डी देखो, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ध्यान रखना, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जो आर्टिकल 58 है ना, इसमें 4 प्रकार की योग्यता की बात करता है। 3 तो ये हो गया, और चौथा है कि वो कोई लाभ के पद पर ना हो। ये है, कोई लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां क्या बोला है? वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो याद रखना, ये शर्त है राष्ट्रपति पद के लिए, शर्त है। आर्टिकल 59 में इसका उल्लेख है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान मत देना, जब ये तीनों योग्यता है ना, इसी को ही प्रायोरिटी देना है, इसको अयोग्यता में ले लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? देखिए क्या क्या दिया है। पहला है वास्तविक और लोकप्रिय, सेकंड है औपचारिक और विधिक, थर्ड है राजनीतिक और नाम मात्र का, फोर्थ है संवैधानिक और नाम मात्र का, ठीक है ना। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किस प्रकार का प्राधिकार ग्रहण करता है या किस प्रकार का प्राधिकार प्राप्त करता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या बोला है, वास्तविक और लोकप्रिय। क्या भारत का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है? क्या नहीं होता, वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये नाम मात्रा का होता है, इसलिए वास्तविक तो आएगा ही नहीं। लोकप्रिय होता है क्या? बिल्कुल लोकप्रिय नहीं होता। देखो देखो आप अभी वर्तमान राष्ट्रपति को देख लो, द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत कम लोग ही उनका नाम जानते होंगे, या इससे पहले रामनाथ कोविंद को देख लो, ठीक है, प्रतिभा पाटिल देख लो, ऐसे बहुत से हैं। हाँ, कुछ राष्ट्रपति ऐसे रहते हैं जो लोकप्रिय रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो औपचारिक है, औपचारिक होता है, बिल्कुल सही है, औपचारिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और विधिक, विधिक का मतलब ये मत समझ लेना कि क्या कोई कानून के माध्यम से बनता है, ऐसा नहीं, लिखित है, डॉक्यूमेंटेटेड है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या बोला जा सकता है? विधिक। और ऑप्शन के अनुसार आपको 2 करेक्ट है ना, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, मानना पड़ेगा आपको करेक्ट। उसके बाद देखिए थर्ड, राजनीतिक और नाम मात्रा का, तो ये राजनीतिक नहीं होता भैया। राजनीतिक आप प्रधानमंत्री को बोल सकते हो, राष्ट्रपति राजनीतिक नहीं होता। नाम मात्र का बिल्कुल सही है, लेकिन एक ने गलत है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो संवैधानिक, बिल्कुल संविधान का आर्टिकल 52 राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाता है, ठीक है ना, तो संवैधानिक है। नाम मात्र का है, बिल्कुल नाम मात्र का है, ठीक है ना। आर्टिकल 74 पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, तो ये क्या रहेगा? नाम मात्र का, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो आपका 3 और 4 सॉरी 2 और 4 सही है, ठीक है ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद रिक्तता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए कौन कौन सा कथन दिया है। किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, नए निर्वाचित राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। तो देखो कौन सा सही है। क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति के पद रिक्तता से संबंधित, अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, जैसे वो त्याग पत्र दे देता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कुछ भी चीज हो सकता है, इससे आकस्मिक उसका पद रिक्त होता है ना, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक है।
ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो आर्टिकल 62 है ना, इसमें स्पष्ट रूप से ये 6 माह वाला समय सीमा निर्धारित की गई है। 6 माह के भीतर निर्वाचन एकदम आवश्यक है। ठीक है, हालांकि इस 6 माह तक, जब तक निर्वाचन नहीं हुआ रहेगा, तब तक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, नए निर्वाचित राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो ये इनकरेक्ट है भैया। जो नया निर्वाचित राष्ट्रपति होगा ना, वो पूरे 5 वर्ष के लिए क्या रहेगा, निर्वाचित होगा, पूरा 5 वर्ष के लिए, शेष अवधि के लिए नहीं। ऐसा नहीं होगा। देखो, राष्ट्रपति का 2 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, निधन हो रहा है, मृत्यु हो जा रहा है, तो इसकी शेष अवधि कितनी बची, 3 वर्ष। तो ऐसा नहीं होता कि पुनः निर्वाचित जो राष्ट्रपति रहेगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे 5 वर्ष के लिए ही क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मैं आपको, देखिए ऑप्शन क्या क्या है पहले देख लेते हैं। ए, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, बी है राजदूतों की नियुक्ति, सी है राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, या डी है लोकसभा का भंग करना। ठीक है ना, एकदम ध्यान से समझना। राष्ट्रपति का जो स्वविवेक की शक्ति होती है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है, याद रखना। स्वविवेक मतलब अपने विवेक से जब वो कार्य करता है, उससे संबंधित। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 74 है ना, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति रहेगा उसके कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और इन्हीं मंत्री परिषद की सलाह पर क्या होगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है, यह बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखो ए ऑप्शन, विधेयकों पर स्वीकृति देना। मतलब देखो क्या होता है, कोई भी विधेयक है जो संसद में पारित होता है, ठीक है ना, संसद के दोनों सदन में पारित होता है, एक तो लोकसभा में पारित होना चाहिए प्लस राज्यसभा में पारित होना चाहिए। इसके बाद इसको कानून बनने के लिए आवश्यक है कि जो राष्ट्रपति रहेगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो इस पर क्या करे, हस्ताक्षर करे, और जैसे ही राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर करेगा, उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा, वो क्या बन जाता है, विधेयक, कानून बन जाता है। ठीक है ना, कानून बन जाता है। तो देखो इसी विधेयक पर क्या बोल रहा है, विधेयकों पर स्वीकृति देना, विधेयकों पर स्वीकृति देना, ठीक है ना, इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। कोई भी विधेयक क्या होता है, विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर जा रहा है ना, तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, मंत्रिपरिषद का इसको समर्थन है। ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा में तो भैया मंत्रिपरिषद का बहुमत है, ठीक है ना, तभी तो सरकार चल रही है, और बिना बहुमत के लोकसभा में तो पारित होगा नहीं। तो यहाँ लोकसभा में पारित हो रहा है, मतलब मंत्रिपरिषद सहमत है उससे, और उसके बाद वो विधेयक कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उस विधेयक पर साइन ही करे, स्वीकृति प्रदान करे, वो अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 111 में क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति दिया गया है, जिसके माध्यम से वो किसी विधेयक को स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, विधेयकों पर स्वीकृति देना। इसके लिए जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह लेना आवश्यक नहीं होती। राजदूतों की नियुक्ति, इसके लिए याद रखना मंत्रिपरिषद ही बताता है। ठीक है ना, कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ये बताता है कि किसको राजदूत नियुक्त करना है। ठीक है ना, कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक, अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक ना, मंत्रिमंडल समिति में बताया था, उन्हीं में से एक समिति है ये। ठीक, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री। ये लोग बताएंगे कि किसको राजदूत के रूप में नियुक्त करना है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। सी देखो, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देना। तो याद रखना, अब यहां पर भी इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहां पर भी राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। ठीक है ना, कैसे, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं। डी देखो, लोकसभा को भंग करना, तो ये तो बिल्कुल सलाह लेके ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद अगर बोले कि लोकसभा को भंग कर दो, तो राष्ट्रपति भंग करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए क्या है, किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग करना राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है। ठीक है ना, विवेकाधीन अधिकार मतलब स्वविवेक की शक्ति, याद रखना, स्वविवेक की शक्ति। राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, दोनों के पास बहुत लिमिटेड मामलों में क्या रहता है, स्वविवेक की शक्ति होती है।
ठीक है ना। बाकी अधिकांश विषयों पर वे मंत्री परिषद की सलाह से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद कौन होता है, देखो आर्टिकल 74 इसके माध्यम से राष्ट्रपति जो केंद्र में या संघ सरकार में मंत्री परिषद होगा ना, उसकी सलाह से कार्य करेगा। और आर्टिकल 163 इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो जब भी राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के बिना कोई कार्य करता है तो वो राष्ट्रपति का क्या कहलाएगा, स्वविवेक की शक्ति कहलाएगी। सेम वैसी जब राज्य का राज्यपाल अपने राज्य के मंत्री परिषद के सलाह के बिना कोई कार्य करेगा तो वो जो राज्यपाल रहेगा, जो गवर्नर होगा, उसकी स्वविवेक की शक्ति कहलाती है। अब देखो मंत्री परिषद के अलावा वो और दुनिया में किसी से भी सलाह ले, उससे कोई मतलब नहीं, वो राज्यपाल का ही स्वविवेक कहलाएगा या राष्ट्रपति का स्वविवेक कहलाएगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। केवल मंत्री परिषद का सलाह लेना उसका स्वविवेक नहीं कहलाता। मंत्री परिषद के सलाह के बिना कार्य ही क्या कहलाता है, स्वविवेक। उसके अलावा और किसी से भी सलाह ले चाहे भाई कई लोग होते हैं अपने घर परिवार के, कई लोग होते हैं जिससे सलाह लिया जाता है, ठीक है ना, तो वो सब क्या कहलाएगा, स्वविवेक कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है, स्वविवेक का अधिकार है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना, ठीक है ना। जब भी कोई जो देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि कोई विधेयक है ना, मतलब कोई कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको बोला जाता है विधेयक। ठीक है, तो जैसे संसद में होता है कि ये विधेयक लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। सेम प्रोसीजर राज्य में होता है। राज्य में विधानसभा प्लस विधान परिषद ये दोनों से पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाता है, गवर्नर के पास। तो यहां पर बोला जा रहा है किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। देखो जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर इसके पास ना जो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर रहता है, जैसे एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, जेबी पॉकेट वीटो, ये तीन तो रहते ही हैं, साथ में एक और एक्स्ट्रा वीटो पावर रहता है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना राज्यपाल का क्या कहलाएगा, विवेकाधीन अधिकार। बिल्कुल सही है, उसका स्वविवेक का अधिकार है। ठीक है, वो विधेयक पर स्वीकृति ना देकर उसको क्या कर रहा है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे रहा है। ठीक है, तो ये उसका स्वविवेक का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग करना राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है। अब देखो यही विधेयक क्या है, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, अब राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है या उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये क्या कहला रहा है, ये राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है या स्वविवेक का अधिकार है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये राष्ट्रपति का स्वविवेक का अधिकार नहीं होता। ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब देखो गवर्नर के लिए ये स्वविवेक है और राष्ट्रपति के लिए स्वविवेक नहीं है, ये कैसे हुआ। तो ध्यान रखना जब भी कोई विधेयक राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है और उस पर वीटो का प्रयोग करना है नहीं करना है, ये एक प्रकार से ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है इससे नियंत्रित होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही होगा जो राज्यपाल होता है ना उसको केंद्र का एजेंट भी बोला जाता है। तो केंद्र सरकार जो कराना चाहती है ना वैसे ही काम कौन करता है, गवर्नर करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि इस विधेयक को पारित नहीं करना है, इसको राष्ट्रपति के पास भेजो, तो गवर्नर क्या करेगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देगा। लेकिन याद रखना यहां पर गवर्नर अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है क्या, नहीं, किसके विवेक का प्रयोग कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विवेक का प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये इसका स्वविवेक क्यों कहलाएगा, क्योंकि याद रखना गवर्नर अपने राज्य के मंत्री परिषद से सलाह नहीं ले रहा है, उनके सलाह के बिना कार्य कर रहा है, इसलिए इसका स्वविवेक है। ठीक है, तो अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि विधेयक को कौन मंगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब विधेयक किसके पास पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ना इसको कि उस विधेयक को पारित करना है या नहीं करना है करके, सलाह देगा कि नहीं देगा, प्रेसिडेंट को बिल्कुल देगा, और प्रेसिडेंट उनके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और मैं आपको पहले ही बताया हूं कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार का जो सलाह लेता है तो उसका स्वविवेक नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई भी निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार का जो मंत्री परिषद है उससे सलाह लेकर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड
और बहुत व्यवहारिक टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको एकदम बुक में स्पष्ट रूप से इसके बारे में देखने को नहीं मिलेगा। ये व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इसे और डिटेल में बहुत अच्छे तरह से समझना है करके, तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से पद राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद नहीं है? क्या क्या दिया है? और प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल। ठीक है, तो देखो प्रसाद पर्यंत पद किसे बोला जाता है, ये ध्यान रखना। प्रसाद पर्यंत पद बोलने का मतलब है जिसका भी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा हो। नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक ना, राष्ट्रपति कर रहा है। और उसकी पद मुक्ति, पद से हटा भी कौन रहा है? प्रेसिडेंट। तो ये दोनों काम अगर प्रेसिडेंट द्वारा हो रहा है, राष्ट्रपति द्वारा हो रहा है, तो उस पद को क्या बोला जाता है? प्रसाद पर्यंत पद। अब देखो, पद से हटाना, औपचारिक रूप से हटाना और डायरेक्ट हटाना, दो चीजें हैं ना। तो देखो किसी व्यक्ति को ना महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाने के बाद राष्ट्रपति लास्ट में उसको पद से हटा रहा है, तो उसको प्रसाद पर्यंत नहीं बोलेंगे। डायरेक्ट राष्ट्रपति कभी भी उसको पद से हटा देना, तो उसको बोला जाता है प्रसाद पर्यंत पद। ठीक है ना, बिना किसी कारण के पद से हटा दे, तो उसको बोला जाता है प्रसाद पर्यंत पद। ध्यान रखना इस चीज को। देखो यहाँ पर क्या क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बिल्कुल माना जाता है प्रसाद पर्यंत पद। हालांकि प्रधानमंत्री को कभी भी पद से राष्ट्रपति हटा देगा ऐसा नहीं होता। जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत होता है ना, विश्वास होता है, तब तक राष्ट्रपति से इसके पद से नहीं हटा सकता। लेकिन बुक में हर जगह इसको क्या बोला गया है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रसाद पर्यंत पद नहीं है पूछा गया है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 के माध्यम से नियुक्त होता है, याद रखना। इसे कभी भी राष्ट्रपति इसके पद से हटा सकता है बिना किसी कारण का। इसलिए महान्यायवादी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। टैग देखो, टैग ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता। ठीक है, इसकी नियुक्ति होती है 148, आर्टिकल 148 के माध्यम से। नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट। पद से हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया होती है ना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। इसलिए इसे प्रसाद पर्यंत पद नहीं माना जा सकता। तो ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ देखो, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल आपका 124 में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसके माध्यम से इसको नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया मैं आपको बताया हूं, इसी प्रक्रिया से क्या होता है? हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, संसद ने प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, तब वो पद से हटता है। ऐसी पद से नहीं हटाया जा सकता, डायरेक्ट पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए ये भी प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, याद रखना। ठीक है ना, उसके बाद देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 324 के माध्यम से इसको नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट। पद से हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। कैसे हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। तो ये भी प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। ठीक है ना, तो और राज्यपाल देखो, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, और पद से हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा। इसके लिए भी किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। जब राष्ट्रपति चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए ये प्रसाद पर्यंत पद है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका जो कैग है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये तीनों क्या है? प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। 3, 4 और 5 देखो, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी जिस भी पद के लिए निष्पक्षता आवश्यक है, ठीक है ना, उस पद का निष्पक्ष बने रहना आवश्यक है। जैसे कि न्यायाधीशों का निष्पक्ष बने रहना आवश्यक है। अगर सरकार के ऊपर डिपेंड रहे तो भैया वो निष्पक्ष न्याय कैसे करेगा? निर्वाचन आयुक्त निष्पक्ष रहना आवश्यक है। ठीक है ना, वो निष्पक्ष रहेगा तब तो निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। ठीक है, कैग कैग क्या करता है? नियंत्रण करता है सरकार के आर्थिक मामलों पर, बोल सकते हो। ठीक है ना, तो उसका निष्पक्ष रहना आवश्यक है। तो जहां पर भी निष्पक्षता बहुत जरूरी है ना, वो कभी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं हो सकते। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे भी और कोई पद मिलेगा तो बताना, बताओ इसके अलावा और कौन सा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। ठीक है, कमेंट करके आंसर दीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के संदर्भ में क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन सा कथन दिया है। पहला है, राष्ट्रपति के इस शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इस शक्ति का प्रयोग कर राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता, हालांकि उसकी सजा को कम कर सकता है। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड है,
राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श से करेगा। तो देखिए, क्षमादान की शक्ति अगर देखा जाए तो इसका उल्लेख आपको कहां मिलेगा? आर्टिकल 72 में, ठीक है ना, 72 में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति की इस शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 72 में है, 72 में है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इस शक्ति का प्रयोग कर राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता। तो ये गलत स्टेटमेंट है भैया। राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी प्राप्त है ना, मृत्यु दंड प्राप्त है, तो इसकी सजा को भी पूरी तरह समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। मृत्यु दंड से पूरी तरह मुक्त, पूरा जेल से बाहर निकल जाएगा वो, कोई दंड उसको नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहां जो बोला जा रहा है ना, मृत्यु दंड की सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता, ये गलत है। पूरी तरह मुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? हालांकि उसकी सजा को कम कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, कम बस नहीं कर सकता, पूरी तरह सजा से मुक्त कर सकता है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये राज्यपाल के लिए है। राज्यपाल, याद रखना, राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा कोई व्यक्ति प्राप्त किया है ना, तो उसको पूरी तरह से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता, पूरी तरह से सजा से मुक्त नहीं कर सकता। हालांकि उसकी सजा को कम कर सकता है, मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट राज्यपाल के लिए सही है, राष्ट्रपति के लिए ये वाला गलत है। एक थर्ड देखो, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श से करेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपने मन से किसी को सजा से मुक्त या सजा में कमी ये सब नहीं करता, इसको सलाह कौन देता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल सलाह देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कथन 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 15th क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां है? ठीक है, स्वविवेकी शक्ति, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वविवेक शक्ति होता क्या है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला तो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बी है विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, 3 है विधेयक को रोक कर रखना, चौथा है क्षमा प्रदान करना, 5 है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, छठवां है संसद को संदेश भेजना, और 7वां है न्यायाधीशों की नियुक्ति। स्वविवेक तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा कोई कार्य जिस पर मंत्री परिषद के सलाह के बिना राष्ट्रपति करे। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति अगर देखा जाए तो याद रखना, इसमें प्रधानमंत्री सलाह देता है कि किसको किसको मंत्री बनाना है, तो ये स्वविवेक तो नहीं हो सकता। विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तो ये बिल्कुल सही है। ये वीटो पावर का प्रयोग है, एक प्रकार से बोल सकते हो निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो बोल सकते हो, ठीक है ना। 111 में इसका उल्लेख है। इसका अगर प्रयोग कर रहा है तो भैया वीटो का प्रयोग स्वविवेक की शक्ति है, तो ये हो जाएगा स्वविवेक। उसके बाद थर्ड देखो, विधेयकों को रोक कर रखना, ठीक है ना। किस प्रकार का वीटो है? पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका भी उल्लेख आपको आर्टिकल 111 में देखने को मिलेगा। तो ये भी स्वविवेक की शक्ति है। उसके बाद क्षमा प्रदान करना, पिछले क्वेश्चन में बताया हूं, मंत्री परिषद सलाह देता है इस पर, तो ये तो स्वविवेक नहीं हो सकता। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी मंत्री परिषद सलाह देगा, तो ये भी स्वविवेक नहीं हो सकता। फिर है संसद को संदेश भेजना, याद रखना, संसद में जब गतिरोध होते रहता है ना, संसद में कुछ काम नहीं होते रहता, तो राष्ट्रपति परेशान होकर बोल देता, भैया क्या कर रहे हो, थोड़ा काम धाम कर लो, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोलते, बट संदेश भिजवाता है, ठीक है ना, कि काम होना चाहिए, गतिरोध टूटना चाहिए करके। तो ये क्या है? एक प्रकार से स्वविवेक है, याद रखना, अपने विवेक से वो संदेश भेजता है। क्लियर है। न्यायाधीशों की नियुक्ति बिल्कुल गलत है, इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था है, ठीक है ना। कॉलेजियम व्यवस्था में जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं वो सलाह देते हैं कि किसको नियुक्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 2, 3 और 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो ऑप्शन सी, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।